अब हम लोग कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे ट्रांसलेशंस पे। तो एक सजेशन मैं आपको दे देता हूँ, पहले आप मेरा प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन ट्रांसलेशन पार्ट 1 ये वीडियो देखें और उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा सा मीनिंगफुल लगेगा, नहीं तो थोड़े थोड़े आपके मन में डाउट्स और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना। क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बिल्कुल सिंपल सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं, वहां पे मैंने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर किए हैं। और अब ये वीडियो थोड़ा सा एडवांस होगा, इसमें मैं थोड़े से एडवांस और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक बात और, आपको शायद लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं आपको, मैं एक्चुअली सिर्फ गेट लेवल तक ही जा रहा हूं, मैं गेट लेवल से आगे नहीं जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं गेट लेवल तक आने के लिए, अभी तक मैं गेट लेवल तक नहीं पहुंचा हूं। गेट में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आपका कभी गलत हो ही ना, इसलिए मैं बहुत सारे पार्ट्स में बनाऊंगा इस वीडियो को, ठीक है। मतलब ट्रांसलेशन में बहुत सारे पार्ट्स बनाऊंगा। पार्ट 1 में बना चुका हूं, अब पार्ट 2 आई थिंक 3 और 4 4 तो कम से कम मैं वीडियोस ऐसे बनाऊंगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आए हैं गेट में अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका ट्रांसलेशन का क्वेश्चन गलत हो, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन होता है, ज्यादा टफ नहीं होते हैं, बट वही चीज है आपको थ्योरी और बेसिक्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं वो आपको फंसा देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप और बहुत ध्यान से और बड़े आराम से मैं चीजों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। रादर इस वीडियो में भी मैं कुछ कुछ गेट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मेरा जो मेन एम है वो ये है कि गेट के क्वेश्चंस और जो मैं अपनी थ्योरी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनको मिंगल अप करके आपको पढ़ाऊं, ताकि चीजें आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएं, ठीक है। और ये मत मान के चलना कि बहुत ज्यादा हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है भाई, मैं सिंपल गेट लेवल तक ही जाऊंगा, उससे ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, हम देख रहे हैं डोमेन क्या गिवन है, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द स्टोर रूम और एवरी बाइसिकल इन द स्टोर रूम इज रेड, ये हमें पहली कन्वर्जन करनी है। तो ये तो देखो बहुत सिंपल है भाई, मैं पार्ट 1 में आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत करा चुका हूँ। एवरी एवरी आए तो मतलब क्या आएगा भाई, फॉर ऑल, है ना, कीवर्ड याद आ रहा होगा, फॉर ऑल के लिए एवरी हम यूज करते थे, है ना, एवरी, एनी, है ना, फॉर ऑल ये सारे कीवर्ड्स है ना। तो हाँ जी, तो फॉर ऑल एक्स एवरी बाइसिकल। अब एक बात ये देखो, डोमेन में क्या है, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द स्टोर रूम, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं स्टोर रूम में वो है। और हमें अब बात किसकी करनी है, बाइसिकल की, तो इसके एक छोटा सा पार्ट की बात करनी है, मतलब वो बड़े डोमेन से छोटे डोमेन में आ रहे हैं, दैट मीन्स पक्की बात है इंप्लीकेशन यूज होगा, है ना। नहीं समझ आ रहा तो प्लीज वही बात है, मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो देखो, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। ओके, तो इंप्लीकेशन आएगा। अच्छा जी, अब एवरी बाइसिकल कहा गया था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी, बी एक्स। तो ये बात ऑब्वियस है, मैंने लिखी नहीं है पर आप समझ रहोगे, बी एक्स का मतलब क्या होगा, एक्सेस बाइसिकल, है ना। ओके, तो बी एक्स इंप्लाइज व्हाट, स्टोर रूम इज रेड, रेड मतलब आर एक्स, ठीक है, हम ऐसे लिख लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, फॉर ऑल एक्स बी एक्स इंप्लाइज आर एक्स। तो इम्प्लिसिटली इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि जो भी बाइसिकल है स्टोर रूम में वो रेड है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई, इफ एक्स इज अ बाइसिकल देन इट इज रेड, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स, एक्स मतलब क्या है भाई, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द स्टोर रूम। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास स्टोर रूम में, अगर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट पिक किया, ऑब्जेक्ट पिक करने के बाद मेरे को लगता है कि वो बाइसिकल निकलती है, जैसे ये बाइसिकल निकल आई, ये ऑब्जेक्ट एक बाइसिकल है, तो अगर वो बाइसिकल है तो वो रेड जरूर होगी, ठीक है। बस हमारा यही मतलब है ना, समझ रहे हो ना, एवरी बाइसिकल इन द स्टोर रूम इज रेड, मतलब इफ एक्स इज अ बाइसिकल देन इट मस्ट बी रेड, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख के दिखा दिया आपको। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये सब चीजें मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एवरी रेड थिंग इन द स्टोर रूम इज बाइसिकल, every red thing in store room is bicycle means what, every मतलब वही for all x red। तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा भाई, rx मतलब x is red implies store room is bicycle that means bx, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होगे। तो ऑब्वियसली आपको ये चीज याद आ रही होगी, मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको सिखा चुका हूँ पार्ट 1 में भी, कि bx implies rx और rx implies bx, तो आपको पता ही है वैसे बराबर नहीं होते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा लॉजिकली अगर हम समझें कि बराबर क्यों नहीं है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी बाइसिकल इन द स्टोर रूम इज रेड, मतलब हर एक बाइसिकल रेड है। इसका मतलब पहले क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें तो ब्लू बाइसिकल हमारे पास नहीं हो सकती, स्टोर रूम में ब्लू बाइसिकल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो भी बाइसिकल है स्टोर रूम में वो सिर्फ रेड ही होगी, हमारी ये कमिटमेंट है, हमने आपको बोला है। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, एवरी रेड थिंग इन द स्टोर रूम इज बाइसिकल, मतलब जो भी रेड थिंग है वो स्टोर रूम में वो बाइसिकल है। इसका मतलब ब्लू बाइसिकल सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से अलाउड है। सारी रेड थिंग बाइसिकल हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी बाइसिकल भी रेड ही होंगी, समझ में आ रहा है। जो भी रेड थिंग आपको स्टोर रूम में नजर आ रही है वो बाइसिकल है, तो ब्लू बाइसिकल भी हमारे पास अलाउड होगी। तो इसलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ब्लू बाइसिकल अलाउड है क्वेश्चन 2 के हिसाब से, बट क्वेश्चन 1 के हिसाब से ब्लू बाइसिकल अलाउड नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताना,
रेड कार, रेड कार कौन से क्वेश्चन में अलाउड है, कौन से में नहीं है? मतलब पहले को हम देखें तो एवरी बाइसिकल इन द स्टोर रूम इज रेड, मतलब जो भी बाइसिकल में देखता हूँ वो रेड निकल के आती है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से ये थोड़ी है कि सारी रेड थिंग भी बाइसिकल है, ऐसा नहीं है ना। तो रेड कार अलाउड है फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से। और सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से एवरी रेड थिंग इन द स्टोर रूम इज बाइसिकल, जो भी रेड थिंग है वो बाइसिकल होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से रेड कार अलाउड नहीं है। आई थिंक आप समझ गए। अगर फिर भी जरा डाउट आ रहा है आपके माइंड में, तो मैंने आपको वेन डायग्राम्स बना के दिखाए थे पार्ट 1 में, तो आप वेन डायग्राम से भी देख सकते थे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाइसिकल इज रेड, एवरी बाइसिकल इज रेड। इसका मतलब क्या होगा भाई, bx अंदर आएगा और rx बाहर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो चीज है, ये क्या है भाई, वो रेड तो है लेकिन बाइसिकल नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा, और दूसरी चीज क्या कह रहे हैं भाई, एवरी रेड थिंग इज बाइसिकल, तो आर एक्स अंदर होगा और बी एक्स बाहर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो हमने बनाया, तो ये बाइसिकल तो है, मतलब लेकिन बाइसिकल है लेकिन रेड नहीं है। ठीक है, दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, आई थिंक आप समझ गए मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो भाई, एवरी रेड थिंग इज बाइसिकल, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी रेड थिंग है वो बाइसिकल है, बट ये मतलब थोड़ी है कि सारी बाइसिकल भी रेड होंगी। तो मतलब रेड वाली जो चीज है वो बाइसिकल के अंदर आएगी, इसलिए हमने रेड चीज बाइसिकल के अंदर बना दी। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अब यहां से भी आप चेक कर सकते थे भाई, देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमने ये वेन डायग्राम बनाया, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये वेन डायग्राम बनाया है, और कैसे बनाया आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, तो ये क्या है भाई, ये एक किस्म से हम कह सकते हैं कि दिस इज रेड कार। ठीक है, दिस इज अ रेड कार, क्योंकि दिस इज रेड थिंग बट बाइसिकल नहीं है, तो रेड कार हो सकती है। अच्छा जी, ये क्या है भाई, ये बाइसिकल तो है लेकिन रेड नहीं है, मतलब क्या है, ये ब्लू बाइसिकल। ठीक है, तो देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया था ना कि ब्लू बाइसिकल अलाउड है, देखो यहाँ पे हम बना पा रहे हैं ब्लू बाइसिकल है। और क्वेश्चन नंबर 1 में ब्लू बाइसिकल अलाउड नहीं थी, तो यहाँ पे भी हम क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में ब्लू बाइसिकल आप कैसे लेके आओगे, जो भी बाइसिकल बनाओगे वो यही होगी ना। तो जो भी बाइसिकल हम सोचेंगे वो रेड के अंदर है, तो मतलब सारी बाइसिकल तो रेड ही होंगी, ब्लू बाइसिकल आने नहीं देंगे हम लोग, है ना। अच्छा जी, अब रेड कार देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 में रेड कार देखो अलाउड है, हाँ जी बिल्कुल रेड कार अलाउड है, बट क्वेश्चन नंबर 2 में रेड कार अलाउड नहीं होगी। क्यों रेड कार अलाउड नहीं होगी, क्योंकि हम क्या कहेंगे भाई, देखो यहाँ पे रेड जो भी बनाओगे आप, जैसे यहाँ पे आए आप लोग, तो जो भी रेड बनाओगे वो बाइसिकल के अंदर है। तो अगर रेड थिंग बाइसिकल के अंदर है, तो पक्की बात है वो जो भी रेड चीज होगी वो बाइसिकल तो जरूर होगी। तो एक किस्म से रेड कार तो हम नहीं ला सकते ना। आई थिंक आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बात है। मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, एक एक बात को हम बार बार रिपीट करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको समझ आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पार्ट 1 वाला मेरा वीडियो देखो, उसमें मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ अब। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है भाई, सम बाइसिकल इन स्टोर रूम इज रेड। तो ये तो बहुत सिंपल है भाई, सम का मतलब क्या होगा भाई, देयर एग्जिस्ट एक्स, है ना। सम बाइसिकल इन द स्टोर रूम, तो अब देखो देयर एग्जिस्ट एक्स आ गया। अब वही बात है, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द स्टोर रूम से हम लोग बाइसिकल पे आ रहे हैं, तो बड़े डोमेन से छोटे डोमेन में आ रहे हैं, तो देयर एग्जिस्ट के साथ याद आ रहा होगा आपको, एंड लिख रहा था, है ना। फॉर ऑल के साथ इंप्लीकेशन, देयर एग्जिस्ट के साथ एंड। अच्छा जी, तो अब लेफ्ट एंड में क्या लिखना होगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड में बी एक्स, वैसे तो एंड है, लेफ्ट राइट एक ही बात है क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है, बट फिर भी थोड़ा सा हम कोशिश करें सिस्टमेटिक वे में समझने की। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा bx, मतलब बाइसिकल, बाइसिकल इन द स्टोर रूम इज रेड, तो रेड मतलब rx। ठीक है, तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो ये सब गिवन होगा, bx मतलब x इज बाइसिकल, rx मतलब x इज रेड, वो सब गिवन होगा क्वेश्चन में। बट तो वो मैंने नहीं लिखा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मतलब सिंप्लिसिटी, या यू कैन से ऑब्वियस ही बात है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, ओके, तो देयर इज टेक्स्ट bx एंड rx, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई, देयर इज अ बाइसिकल और कार इन द स्टोर रूम, देयर इज अ बाइसिकल और कार इन द स्टोर रूम, देयर इज तो देयर इज आप समझ गए होंगे, देयर इज एक्स। अच्छा जी, बाइसिकल और कार, तो बाइसिकल मतलब bx, और कार मतलब और cx, है ना, x इज अ कार, cx मतलब x इज अ कार इन द स्टोर रूम। ठीक है, तो ये भी एक वैलिड फॉर्मूला है। तो अब आप देख रहे हो, मैंने आपको वैसे बताया था देयर इज के साथ हमेशा एंड मीनिंगफुल रहता है, बट और भी कई बार आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक अच्छा एग्जांपल देख लिया जहां पे और आया हुआ है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एवरीथिंग इन द स्टोर रूम इज रेड बाइसिकल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब आप समझ गए फॉर ऑल एक्स। ठीक है, एवरीथिंग इन द स्टोर रूम इज रेड बाइसिकल। अब देखो भाई, आपके मन में आएगा कि फॉर ऑल लग गया तो इंप्लीकेशन आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि बड़े डोमेन से हम छोटे डोमेन में आ रहे हैं, हम रेड बाइसिकल की बात कर रहे हैं। बट एक्चुअली यहाँ पे हमें इंप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा है, स्टोर रूम में जो भी कुछ आपको नजर आता है
वो सारा कुछ रेड बाइसिकल है। इसका मतलब फॉर ऑल एक्स बी एक्स मतलब एक्स बाइसिकल होगी और साथ साथ वो रेड भी होगी। ठीक है, और मतलब इंग्लिश वाला सॉरी हिंदी वाला और मैं बोल रहा था, हिंदी वाला और मतलब एंड। ठीक है, तो एवरीथिंग इन द स्टोर रूम इज बाइसिकल एंड इट इज रेड। ठीक, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो फॉर ऑल के साथ एंड आ सकता है, ये मत मान के चलना कि फॉर ऑल के साथ कभी एंड नहीं आ सकता, फॉर ऑल के साथ एंड आ सकता है। कई बार ये मीनिंगफुल बन जाता है। तो मीनिंगफुल कब बन जाता है भाई? स्टोर रूम के अंदर हमें हमारे पास सिर्फ एक ही तरह की चीज नजर आ रही है और उसके पास एक किस्म से जो भी चीजें नजर आ रही है स्टोर रूम के अंदर, उसके पास दो प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी वो बाइसिकल है और दूसरी प्रॉपर्टी वो रेड है, तो इसलिए हमने इस टाइप से लिखना पड़ेगा उसको, तो बी एक्स एंड आर एक्स। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ना मैं थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो भाई, रेड ना एडजेक्टिव है बाइसिकल के लिए। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, दिस इज एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव ना हमेशा एंड की तरह आता है लॉजिक में। ठीक है, क्योंकि वो नाउन की प्रॉपर्टी बताता है ना, इसलिए हम उसको, जैसे बाइसिकल कैसी है, रेड है, तो वो एक किस्म से नाउन की प्रॉपर्टी बताएगा, तो इसलिए वो एंड की तरह आता है लॉजिक के अंदर। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो थोड़ा सा और मैं कोशिश करता हूं समझाने की। देखो भाई, इस चीज को ना मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता था, एवरीथिंग इन स्टोर रूम इज बाइसिकल विच इज रेड। मैं ऐसे भी बोल सकता था। तो देख रहे हो, विच इज या हु इज, ये सारी एडजेक्टिव की निशानी होती है। देखो भाई, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है ना, तो विच इज हु इज का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर नाउन के बाद एडजेक्टिव आएगा, सारी इंग्लिश ग्रामर की बातें हैं, नाउन के बाद अगर एडजेक्टिव आएगा तो विच इज या हु इज लगता है। विच कब लगता है? जब नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं या एनिमल्स की बात कर रहे हैं। और हु कब आएगा? जब हम ह्यूमंस की बात कर रहे होते हैं। ये तो आई थिंक सबको पता होगा, बिल्कुल ग्रामर की बात है ये। तो इसलिए जब देखो बाइसिकल के पीछे मैंने रेड लाना चाहा, तो मैंने क्या बोलूंगा? विच इज रेड। तो ये चीज आप कॉमन सेंस से अपने माइंड में बिठा सकते हैं। विच इज, जब भी विच इज आएगा तो वो लॉजिक में एंड की तरह रिप्रेजेंट होगा। बस आंख बंद करके इस बात को अपने दिमाग में घुसा लो। विच इज मतलब लॉजिक में एंड से रिप्रेजेंट होगा। अच्छा जी, तो अब देख रहे हो ना, एवरीथिंग इन द स्टोर रूम इज बाइसिकल विच इज रेड, तो वही चीज बन गई। एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब फॉर ऑल एक्स, बाइसिकल बी एक्स, रेड आर एक्स, विच इज एंड। ठीक, आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत सिंपल वे में मैंने समझाया। एक हु इज का भी दिखा देता हूं, जैसे ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं कि देयर इज अ पर्सन हु इज टॉल। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हो, पर्सन हु इज टॉल। तो पर्सन के बारे में मैं आपको एक एडजेक्टिव बता रहा हूं, पर्सन कैसा है? टॉल पर्सन है। देयर इज, तो कैसे चेंज करोगे भाई? देयर इज देखते ही देयर एग्जिस्ट एक्स। अच्छा जी, पर्सन है तो पर्सन को हम रिप्रेजेंट करा लेते हैं पी एक्स से, तो हम बोल देंगे पी एक्स। टॉल, टॉल को हम रिप्रेजेंट करा देते हैं टी एक्स, मतलब एक्स इज टॉल। समझिए ना, पी एक्स मतलब एक्स इज पर्सन, टी एक्स मतलब एक्स इज टॉल। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं सारा कुछ लिख नहीं रहा हूं, आप समझ रहे होगे कॉमन सेंस से। अच्छा जी, तो अब हम क्या कहेंगे भाई? हु इज आया है ना, हु इज मतलब एंड। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं भाई? देयर इज अ पर्सन हु इज टॉल। आई थिंक आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो टॉल भी एडजेक्टिव था, इसलिए हमने उसको एंड की तरह रिप्रेजेंट कराया। ठीक, ओके। एक एग्जांपल और मेरे मन में आ रहा है, मैं वो भी करा देता हूं आपको, ताकि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि एवरी टॉल बॉय इन स्कूल प्ले क्रिकेट। ठीक है, जो भी टॉल बॉय है ना, टॉल बॉयज हैं स्कूल के, एवरी टॉल बॉय इन स्कूल प्ले क्रिकेट। तो जो भी टॉल बॉय है वो क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉल के लिए हम यूज कर रहे होंगे टी एक्स मतलब एक्स इज टॉल, बॉय के लिए हम बोल रहे होंगे बी एक्स मतलब एक्स इज बॉय, क्रिकेट के लिए हम यूज कर रहे होंगे सी एक्स। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएंगे जरा हम इसको कैसे लिखेंगे लॉजिक में। देखो भाई, क्या बैठा है यहाँ पे? एवरी, एवरी का मतलब फॉर ऑल। ठीक, अच्छा सॉरी, फॉर ऑल एक्स है ना, फॉर ऑल एक्स। अच्छा, अब डोमेन हम मान लेते हैं कि स्टूडेंट्स इन द स्कूल, या यूनिवर्स भी मान सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा स्टूडेंट इन द स्कूल मान लेते हैं। ठीक है, तो डोमेन है हमारे पास स्टूडेंट्स इन स्कूल, जितने भी स्कूल में स्टूडेंट्स हैं ना, वो सारे हमारे डोमेन में आ रहे हैं। ठीक है, डोमेन क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स इन स्कूल। ओके, तो अब हम क्या कह रहे हैं? एवरी टॉल बॉय इन स्कूल इज स्कूल प्ले क्रिकेट। एवरी को हम कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे? फॉर ऑल एक्स। अच्छा, तो हम क्या बोलेंगे भाई? टॉल बॉय, तो बी एक्स। देखो अब वही बात आएगी
स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम उनसे डोमेन को थोड़ा सा छोटा करें। जैसे ये स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, इनमें से हम कहां पे आ रहे हैं भाई, टॉल बॉयज पे आ रहे हैं। ठीक है, ये है सारे स्टूडेंट्स और इसमें से हम लोग टॉल बॉयज पे आ रहे हैं, तो इंप्लीकेशन आएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम और क्या कह रहे हैं भाई, बी एक्स क्या है, एक्स इज बॉय, टी एक्स क्या है, एक्स इज टॉल। तो हम क्या बोलेंगे भाई, फॉर ऑल एक्स, अगर एक्स बॉय है और एक्स टॉल है एंड टी एक्स, ठीक है, तो क्या होगा, देखो बी एक्स एंड टी एक्स मतलब इफ एक्स इज बॉय एंड एक्स इज टॉल देन ही प्लेज क्रिकेट, तो मतलब सी एक्स। ठीक, आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हमने क्या बोला है, डोमेन में याद रखना, डोमेन इज स्टूडेंट्स इन द स्कूल। और ये मैंने एक्चुअली क्यों माना है थोड़ा सा मैं आपको और समझाता हूं। देखो मैंने रफली लिखा है ना, एक्चुअली बी एक्स क्या है भाई, मैं यहां लिखता हूं, देखो बी एक्स क्या है, एक्स इज बॉय, टी एक्स क्या है, एक्स इज टॉल, और सी एक्स क्या है, एक्स प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब डोमेन था हमारे पास स्टूडेंट्स इन द स्कूल। अगर डोमेन हमारा स्टूडेंट इन द स्कूल था तो हम कह सकते थे फॉर ऑल एक्स, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में, अगर एक्स बॉय है और वो टॉल है तो वो क्रिकेट जरूर खेलता होगा, है ना, यही मतलब है ना इस चीज का। बट अगर हम बोल देते डोमेन में एंटायर यूनिवर्स, तो फिर मेरे को स्कूल तक पहले आना पड़ता, तो फिर हमें यहाँ पे ये चेंज करना पड़ता, हम बोलते कि एक्स इज बॉय इन स्कूल, टी एक्स बोलते एक्स इज टॉल। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, तो वही बात है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, ज्यादा कोई खास मतलब फर्क नहीं आता, बट आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा चीजों को। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं दोबारा से बोलता हूं, देखो अगर डोमेन होता एंटायर यूनिवर्स तो हमें बी एक्स क्या मानना पड़ता है, एक्स इज बॉय इन स्कूल। एक्स इज बॉय से काम ना चलता, हमें स्कूल में आना था ना, इसीलिए फिर हमें बोलना पड़ता एक्स इज बॉय इन स्कूल। ठीक है, अगर ये भी नहीं होता तो फिर हमें एक एस एक्स मानना पड़ता, एक्स इज स्टूडेंट इन स्कूल, फिर उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा नहीं खींचता इसको। ठीक है, और वैसे भी मैं पार्ट 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस टाइप के करा चुका हूं। ठीक, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जनरली बस क्वेश्चन हमने सिर्फ इतना ही रखा है कि डोमेन क्या है, स्टूडेंट इन स्कूल, और उसके हिसाब से फिर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि एंटायर यूनिवर्स, अगर हमें डोमेन गिवन ही ना होता, चलो मैं बोल देता हूं एक बार, देखो अगर हमें डोमेन नहीं गिवन होता तो हम यूनिवर्स मानते, तो फिर हमें बी एक्स बोलना पड़ता, एक्स इज बॉय इन स्कूल, एक्स इज बॉय इन स्कूल, तो थोड़ा सा ये मीनिंगफुल कन्वर्सेशन मतलब कन्वर्जन होती, नहीं तो ये मीनिंगफुल कन्वर्जन ना होती। तो फॉर ऑल एक्स अगर हम खाली एक्स इज बॉय बोल देते तो हम क्या कहते कि जितने पूरे यूनिवर्स में जितने भी बॉयज हैं और अगर वो टॉल हैं तो वो क्रिकेट खेलते होंगे, तो मैं अपने स्कूल तक नहीं पहुंचा, मैं तो पूरे यूनिवर्स के जितने बॉयज होंगे मैं सबको पकड़ के आ गया। ठीक है, तो इसलिए फिर इसलिए मैंने बी एक्स को बोला एक्स इज बॉय इन स्कूल। ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा और उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकें। समझ गए होगे आप। ठीक है, चलो ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कुछ और क्वेश्चन में लिखता हूं फिर मैं उनको भी एक्सप्लेन करता हूं। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पी एक्स क्या है, एक्स इज पर्ल, डी एक्स है एक्स इज डायमंड, पी आर एक्स है एक्स इज प्रीशियस, और हमें सेंटेंस बनाना है डायमंड्स एंड पर्ल्स आर प्रीशियस। इस टाइप का क्वेश्चन गेट में आया हुआ है। ठीक है, तो जो गेट का क्वेश्चन में सोल्व कराऊंगा तो वहां पे आपको समझाऊंगा, बट फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखो भाई, डायमंड्स एंड पर्ल्स आर प्रीशियस, पहली बात तो ये समझो, देखो प्लूरल है ना, एस है ना, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा फॉर ऑल लगाया जाएगा, है ना, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट है, डायमंड्स एंड पर्ल्स आर प्रीशियस मतलब एवरी पर्ल एंड डायमंड इज प्रीशियस, है ना। तो फॉर ऑल एक्स, अच्छा जी, तो हम यहाँ पे क्या है भाई, पी एक्स क्या है, एक्स इज पर्ल, डी एक्स क्या है, एक्स इज डायमंड, तो एंड है ना, तो हम क्या बोल देंगे, पी एक्स एंड डी एक्स। अच्छा, आर प्रीशियस, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, इंप्लाइज आएगा पी आर एक्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो समझ रहे हो ना, फॉर ऑल है तो इंप्लीकेशन आएगा ही आएगा, क्योंकि डोमेन तो गिवन नहीं है, डोमेन नहीं गिवन तो पूरे एंटायर यूनिवर्स होगा डोमेन, तो एंटायर यूनिवर्स होगा तो हमें पहले पूरे बड़े डोमेन को, जो भी यूनिवर्स है उससे हमें एक छोटे से डोमेन में आना है, क्या, डायमंड और पर्ल के डोमेन में आना है। तो ये होगा डायमंड एंड पर्ल और ये होगा पूरा यूनिवर्स, तो वही बात आएगी, बड़े डोमेन से छोटे डोमेन में आ रहे हैं, इंप्लीकेशन से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कराएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा भाई, dx px, और एंड था तो हमने एंड लिख दिया, है ना, और इंप्लीकेशन के बाद राइट हैंड साइड के लिखना होगा prx मतलब प्रीशियस। आई थिंक आप समझ गए होगे, ये गलत है भाई,
यही गलती होगी गेट में, आपको डायरेक्ट ऑप्शन नजर आएगा और आप सीधा इस पे टिक लगा के आ जाएंगे, बट यही सिली मिस्टेक होगी एग्जाम में। आप कॉमन सेंस से सोचो, मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर ऑल एक्स मतलब जो भी एक्स हम पिक कर रहे हैं यूनिवर्स में, कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने पिक किया, वो ऑब्जेक्ट मुझे बताओ क्या पर्ल और डायमंड दोनों एक साथ होगा? वो एक साथ तो कभी हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो ना। जैसे ये पूरा यूनिवर्स था और उसमें से हमने एक छोटा सा डोमेन पिक किया था पर्ल्स एंड डायमंड्स का, है ना। तो जो भी मैंने ऑब्जेक्ट पिक किया यूनिवर्स में, जैसे ये ऑब्जेक्ट मैंने पिक किया, तो क्या ये ऑब्जेक्ट इकट्ठा हो जाएगा क्या? डायमंड और पर्ल दोनों हो जाएगा? नहीं। तो हम क्या कह सकते थे, डायमंड या पर्ल, डायमंड और पर्ल हमें बोलना चाहिए था। तो यहां पे क्या लगेगा भाई, पी एक्स और डी एक्स। तो देख रहे हो इंग्लिश में एंड बैठा है, लेकिन हम लॉजिक में उसको और से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। तो याद रखना है, कई बार इंग्लिश का एंड लॉजिक में और की तरह रिप्रेजेंट हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सिली मिस्टेक ज्यादातर एग्जाम में स्टूडेंट से यही हो जाती है, ठीक है। तो एंड इंग्लिश का और में कन्वर्ट हो जाएगा, तो याद रखना है कब कन्वर्ट होगा, जब कोई भी चीज, जैसे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट पिक किया, वो दोनों ना हो सके इकट्ठी। जैसे अब पर्ल एंड डायमंड हमने बोला है, इंग्लिश में तो बोल दिया पर्ल एंड डायमंड, बट जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, फॉर ऑल एक्स कोई ऑब्जेक्ट मैंने पिक किया, तो वो दोनों चीजें तो नहीं हो सकता ना, पर्ल भी हो जाए डायमंड भी हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसीलिए हमें एंड को और में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। एक मिलता जुलता क्वेश्चन और मेरे मन में आ रहा है, मैं वो भी कराता हूं, तो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर एंशियस अबाउट गेट रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि अब गेट का रिजल्ट आने वाला है ना, तो स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी और पेरेंट्स भी दोनों बहुत एंशियस हैं कि पता नहीं क्या मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, क्या रैंक आएगी एंड सो ऑन, है ना। तो उसी के लिए मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको सोल्व करा देता हूं। तो देखो भाई, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, एस लगा हुआ है ना, तो समझ जाओ फॉर ऑल एक्स, ठीक है। अब वही बात आएगी, अब हमने डोमेन तो आपको नहीं दिया है, तो हम डोमेन मान लेते हैं एंटायर यूनिवर्स, ठीक है। तो पी एक्स क्या रिप्रेजेंट कराएगा, एक्स इज पेरेंट, एंड एस स्टूडेंट, एस एक्स क्या रिप्रेजेंट कराएगा, एक्स इज स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं फटाफट, देखो भाई, पी एक्स मतलब एक्स इज पेरेंट, एस एक्स मीन्स एस एक्स मीन्स एक्स इज स्टूडेंट, और इंप्लीकेशन आएगा ही आएगा क्योंकि बड़े डोमेन से छोटे डोमेन में आ रहे हैं। हाँ जी, तो एंशियस अबाउट गेट रिजल्ट, तो ए एक्स मीन्स एंशियस अबाउट गेट रिजल्ट, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा आपका, ठीक है। ओके जी, तो अब हम यहाँ पे वही बात आएगी, बताओ एंड लगाऊं कि और लगाऊं? यहाँ पे एंड है ना, तो अब आप वही बात है, कॉमन सेंस से सोचो, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स का पिक कर रहा हूँ, क्या वो पेरेंट और स्टूडेंट दोनों इकट्ठा एक साथ हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पी एक्स और एस एक्स, ठीक है। कॉमन सेंस से हम सोचेंगे तो आपको समझ में आ रही होगी कि फॉर ऑल एक्स, अगर वो पेरेंट है या स्टूडेंट है, इफ एक्स इज पेरेंट और स्टूडेंट, देन ही इज या ही और शी इज एंशियस अबाउट द रिजल्ट ऑफ द गेट एग्जाम, ठीक। आई थिंक आप समझ गए मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक। ओके, तो यहाँ पे भी वही कहानी बनी, एंड को हमने और में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा जी, अब एक एग्जांपल और मैं दिखा देता हूं ताकि आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। हटाएं, मैं इस को हटा रहा हूं, ठीक है। ओके, तो यहीं पे मैं बोलता हूं कि यंग स्टूडेंट्स आर एंशियस अबाउट गेट रिजल्ट्स, ठीक है। मतलब जो यंग हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट्स होंगे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई हो गया तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, ऐसे ही बस दे आए थे पेपर। मतलब जैसे कोई 40 इयर्स का है, कोई 35 इयर्स का है, तो उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता गेट का रिजल्ट जो भी आएगा नहीं आएगा, उसकी अपनी जॉब चल रही होगी, जो भी वो काम कर रहा होगा, इट हार्डली मैटर्स टू हिम। लेकिन जो यंग स्टूडेंट्स होंगे, जो जस्ट अभी बीटेक पास आउट हुए या 1-2 साल ड्रॉप करके बैठे, वो बहुत ज्यादा एंग्शियस होंगे गेट रिजल्ट के लिए। जो यंग नहीं है उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट से, ठीक है। चलो, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे भाई, देखो, हम वही बात है, यंग स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसा आ गया ना। तो फॉर ऑल एक्स, तो हम क्या कहेंगे कि अगर स्टूडेंट है, अगर एक्स इज ए स्टूडेंट और वो यंग है, तो वो एंशियस है गेट रिजल्ट के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर ऑल एक्स, अगर वो स्टूडेंट है, यंग है, देन वो एंशियस है गेट रिजल्ट के बारे में,
ठीक है, तो वो मैंने सारा कुछ लिखा नहीं है। एक्स का मतलब क्या होगा भाई, एंक्शियस अबाउट गेट रिजल्ट एंड सो ऑन, वो सब मैंने लिख रहा, आप समझ रहे होगे। अच्छा जी, अब वही बात आएगी, यहाँ ब्रैकेट हम लोग लगा लेते हैं, थोड़ा सा हमें समझने में आसानी रहेगी। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखूं मैं, और लिखूं कि एंड लिखूं? देखो भाई, जो भी एक्स में पकड़ूंगा, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स का मैं पकड़ूंगा, तो वो स्टूडेंट और यंग दोनों चीजें एक साथ हो सकता है ना, एक साथ हो सकता है, तो फिर मैं यहाँ पे एंड लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमें करना ही है ना, एक साथ वो होंगे ही, स्टूडेंट भी होगा, यंग भी होगा, तब वो एंशियस होगा। ठीक है, समझ रहे मैं क्या करना चाह रहा हूँ? बिल्कुल वही बात है ना, रेड बाइसिकल वाली बात है ना, तो रेड भी है और बाइसिकल भी है, दोनों चीजें हो सकती थी, एक ऑब्जेक्ट रेड भी हो सकता है और बाइसिकल भी हो सकता है, इसलिए हम उसमें एंड लगाते थे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बस अब मैं रूल भी यहां से आपको समझा देता हूँ, इस एग्जाम्पल से हमें रूल भी समझ में आ जाएगा। देखो, एंड और में कब कन्वर्ट होगा लॉजिक में? इंग्लिश का एंड और में कन्वर्ट हो जाएगा लॉजिक में जब दोनों प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट में नहीं हो सकती। जैसे पर्ल्स एंड डायमंड, तो पर्ल एक प्रॉपर्टी है, डायमंड भी एक प्रॉपर्टी है, तो दोनों प्रॉपर्टी एक ही ऑब्जेक्ट में नहीं हो सकती, एक ही ऑब्जेक्ट पर्ल और डायमंड इकट्ठा नहीं हो सकता, तब हम एंड को और में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर इकट्ठा हो सकता है, तब हम एंड को एंड ही रहने देंगे। समझ आ रहा है? तो एंड विल रिमेन एंड ओनली, एंड लॉजिक में भी एंड से ही रिप्रेजेंट होगा अगर दोनों प्रॉपर्टी वो साथ साथ रख सकता है। लेकिन एंड और में कन्वर्ट हो जाएगा जब दोनों प्रॉपर्टी को नहीं रख सकता। अब जैसे यहाँ पे स्टूडेंट और यंग दोनों प्रॉपर्टी हम रख सकते थे ना ऑब्जेक्ट के पास, इसलिए हमने इसको एंड का एंड ही रख दिया। ठीक है, तो बट अदरवाइज हम इसको और में कन्वर्ट कर देते। आई थिंक आप समझ गए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको और ज्यादा नहीं खींचता। ठीक है, चलिए, ठीक है, दैट्स इट। तो दिस इज ऑल अबाउट, हमने देखा कि एंड और में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, एक बात और भी मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश का और हमेशा लॉजिक में और ही बनेगा। इंग्लिश का और लॉजिक में कभी एंड नहीं बनता, ये कॉमन सेंस की बात है, आप अपने आप से सोच सकते हैं। ठीक है, तो एंड, इंग्लिश का एंड तो लॉजिक में और में कन्वर्ट हो जाता है, बट इंग्लिश का और लॉजिक के एंड में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। ये बात आप अपने आप से कॉमन सेंस से सोच पा रहे होंगे, कोई मतलब ही नहीं बनता ना भाई। इंग्लिश में जब आपने और कहा है तो आपको लॉजिक में एंड कैसे बोल देंगे? ठीक है, वो सब नहीं होता, बट इंग्लिश का एंड लॉजिक के और में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी हमने देख लिया कब हो जाता है। ठीक, चलिए, एक दो क्वेश्चंस मेरे माइंड में और आ रहे हैं, मैं वो भी आपको कराता हूँ, रादर गेट का क्वेश्चन कराता हूँ, तो थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मैं वैसे सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, गेट का क्वेश्चन है वो इसलिए, बट थोड़ा सा मैं आपको कॉमन सेंस से पढ़ाता हूँ, कुछ कुछ नई नई बातें आपको उसमें और समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्वेश्चन है लॉयन एंड टाइगर, लॉयंस एंड टाइगर्स। ठीक है, एस लगा दिया ताकि हम फॉर ऑल से उसको रिप्रेजेंट करा सकें। लॉयंस एंड टाइगर्स अटैक अटैक व्हेन हंग्री और थ्रेटन्ड, व्हेन हंग्री और थ्रेटन्ड। ठीक है, मतलब अगर आप उनको डराओगे या वो भूखे होंगे तो वो आपके ऊपर अटैक करेंगे ही करेंगे। कौन? लॉयंस एंड टाइगर्स। ठीक है, अच्छा जी, अब डोमेन हम यहां पे मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हो, हम डोमेन में ले लेते हैं नथिंग, मैंने कुछ नहीं दिया आपको, तो हम क्या मानेंगे? एंटायर यूनिवर्स। ठीक है, एंटायर यूनिवर्स इज आवर डोमेन। अच्छा जी, अब एलेक्स का मतलब यहाँ पे क्या है? एक्स इज लॉयन, मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, एक्स इज लॉयन। टीएक्स का मतलब क्या है? एक्स इज टाइगर। ओके, एच एक्स का मतलब क्या है? एक्स इज हंग्री। अगर मैं नहीं भी लिखूं तो भी आप अपने आप से गेस कर लेंगे, एच एक्स लिखा है तो मतलब पक्की बात है हंग्री होगा, है ना। टी एक्स का मतलब टाइगर है, एल एक्स का मतलब लॉयन है, और टी एच एक्स का मतलब क्या होगा? थ्रेटन। ठीक है, एक्स इज थ्रेटन। तो कई बार अगर गेट एग्जाम में आपको ये सब नहीं गिवन हो तो आप कॉमन सेंस से अपने आप सोच सकते हैं, तो वहां पे फिर एल एक्स टी एक्स ऐसे नहीं देंगे, वहां पे आपको प्रॉपरली दे देंगे लॉयन एक्स, ठीक है, और टाइगर एक्स, ऐसे लिख के दे देंगे आपको। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ रहे होगे। चलो भाई, अब हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो ये समझो, हमने क्या बोला है? लॉयंस एंड टाइगर्स अटैक व्हेन हंग्री और थ्रेटन्ड। ठीक है, हमने ये सेंटेंस बोला है। तो लॉयंस एंड टाइगर्स, तो पहली बात तो ये समझ लो फॉर ऑल एक्स आएगा, है ना, फॉर ऑल एक्स। अच्छा जी, अब वही बात आएगी, एंटायर यूनिवर्स है, एंटायर यूनिवर्स से हमारी कंसंट्रेशन किस पे आ रही है भाई? लॉयन और टाइगर पे आ रही है, तो पक्की बात है इंप्लीकेशन तो आएगा, है ना, इंप्लीकेशन आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? लॉयंस एंड टाइगर्स। अच्छा जी, तो एलेक्स क्या है? लॉयन। टीएक्स क्या है? टाइगर। अब बिल्कुल वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई है, इसलिए मैं गेट का क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें एकदम फिट हो जाएं।
ठीक है, तो ये कोई इजी क्वेश्चन नहीं है, पहली बात तो इसमें दिस इज नॉट एट ऑल इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ लगेगा आपको समझने में शुरू में, तो थोड़ा सा पेशेंसली समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, एलएक्स टीएक्स हमने लिख लिया। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे एंड है, तो यहाँ पे एंड ही लिख दूं? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, तो कोई भी ऑब्जेक्ट में यूनिवर्स का पिक करता हूं, तो लाइन और टाइगर इकट्ठा थोड़ी होगा, वो एक ही ऑब्जेक्ट लाइन भी हो जाए टाइगर हो जाए, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, तो इसलिए हमें वही बात है और लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लायन और टाइगर इंप्लाइज, अब यहाँ पे मुझे कुछ भरना है, तो अब आप मुझे बताओ मैं यहाँ पे क्या भरूं, ठीक है, फिर हम अपनी ब्रैकेट बंद कर लेंगे। हाँ जी बताओ भाई यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग? क्या बोला है मैंने? अटैक व्हेन हंग्री और थ्रेटन्ड। तो एक बात मुझे ये याद करवाओ, जब मैंने आपको इंप्लीकेशन पढ़ाई थी, देखो यही खास बात है गेट के क्वेश्चंस की, बहुत सारे कंसेप्ट्स को वो मिंगल अप करके आपको दे देंगे। तो अगर आपको, इसलिए मैं कहता हूं हर एक कंसेप्ट को पर्टिकुलरली और प्रॉपरली पूरा डीप में पढ़ो, ताकि आपको दिक्कत ना है समझने में। कीवर्ड पकड़ लो भाई, व्हेन आपको याद आ रहा है? जब मैं आपको बताता था पी व्हेन क्यू, याद है? तो इसको हम कैसे चेंज करते थे? व्हेन उल्टा चलता था, तो मतलब क्यू इंप्लाइज पी होता था ये, ठीक है, याद आ रहा है? तो बिल्कुल वही चीज है ये। तो हंग्री और थ्रेटन्ड इंप्लाइज करेगा अटैक को, ठीक है। ओके, तो हंग्री और थ्रेटन्ड, तो क्या है भाई? हंग्री क्या है? एच एक्स, थ्रेटन्ड क्या है? टी एच एक्स, इंप्लाई किसको करेगा? अटैक को। अटैक क्या है भाई? अटैक हमने नहीं लिखा है, तो ए एक्स अटैक, ए एक्स का मतलब क्या है? एक्स अटैक कर रहा है, ठीक है, एक्स अटैक, जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है। तो ए एक्स हम लिख देंगे। तो ये हमारी बनी है भाई कन्वर्जन, ठीक है। तो फॉर ऑल एक्स, अच्छा अब एक बात ये भी देख लो, वैसे तो हमने ब्रैकेट लगा दिया तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखो इंप्लीकेशन है ना, याद आ रहा है आपको? पी इंप्लाइज, मैंने आपको बताया था पी इंप्लाइज क्यू इंप्लाइज आर, ये लिखना बिल्कुल गलत है भाई। क्यों गलत है भाई? क्योंकि इंप्लीकेशन ना तो कॉम्यूटेटिव होता था ना ही एसोसिएटिव होता था, तो हमें बताना पड़ेगा किसको पहले सॉल्व करना है। तो मैंने ब्रैकेट से आपको अच्छे से समझा रखा है कि ऐसे है, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से ब्रैकेट लगा लेता हूं ताकि और अच्छे से हमें क्लैरिटी आ जाए। तो हम पहले और को सोल्व करेंगे, बाद में इंप्लीकेशन को। वैसे तो आपको पता ही है कि और पहले बाय डिफॉल्ट सॉल्व होता ही होता है, बट स्टिल हमने ब्रैकेट लगा दी। प्रेसिडेंस आपको याद है ना, और आता है बाद में इंप्लीकेशन आता था, ठीक है। तो हमने और अच्छे से ब्रैकेट लगा दी ताकि आपको और समझने में आसानी हो जाए, ठीक है भाई। तो इसलिए हमने फिर प्रॉपर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए ताकि आप समझ लें कि एलएक्स और टीएक्स इंप्लाइज, पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद हम इस पार्ट पे आएंगे, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अब आप देखो भाई, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ के दिखाता हूं। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, इफ इट इज लॉयन और टाइगर, देन इफ इट इज हंग्री और थ्रेटन्ड, देन इट विल अटैक। तो बिल्कुल वही संसार है ना, लॉयन और टाइगर अटैक व्हेन हंग्री और थ्रेटन्ड। मैं एक बार और बोलता हूं, आप थोड़ा थोड़ा लिख लेना इस चीज को ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इफ इट इज लॉयन और टाइगर, देन, इफ देन वाली बात आ रही है ना, इफ इट इज लॉयन और टाइगर, देन इफ इट इज हंग्री और थ्रेटन, देन इट विल अटैक, ठीक। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अच्छा जी, अब इसी क्वेश्चन को करने के बहुत सारे वेज हैं, मैं आपको और वेज भी दिखाता हूं। थोड़े थोड़े याद करो, प्रोपोजिशनल लॉजिक में मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा के आया था, पी इंप्लाइज क्यू इंप्लाइज आर, ये है ना, ये चीज है ना, ये पूरा पी मान लो, ये क्यू और ये आर। हाँ जी, तो इसको हम इक्विवेलेंट बोलते थे, किसके? P एंड Q इंप्लाइज R के, याद आ रहा है? दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिखे तो इक्विवेलेंट ऐसे बनाते हैं लोग, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। आप चेक कर सकते हैं, P, अगर आपको याद नहीं आया तो प्लीज P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R को आप बूलियन जेब्रा में कन्वर्ट करके देखो, P एंड Q इंप्लाइज R को बूलियन जेब्रा में कन्वर्ट करके देखो, दोनों के दोनों सेम आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप प्लीज करके देख सकते हैं। मैंने प्रॉपर्टी आपको बहुत बारी बताई थी प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर, ठीक है भाई। दिस एंड दिस आर इक्विवेलेंट। तो बस अब एक तरीका मेरे पास और आ जाएगा। देखो P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R था, तो हम दूसरे तरीके से कैसे लिखते? फॉर ऑल एक्स, एल एक्स और टी एक्स एंड एच एक्स और टी एच एक्स इंप्लाइज ए एक्स, ठीक है। ब्रैकेट्स देख लेना भाई, फॉर ऑल एक्स की ये ब्रैकेट चली, तो यहां पे ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये एक ब्रैकेट हम और लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए हमारे काम में। मतलब हम पहले पूरा इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं और फिर इंप्लीकेशन के साथ AX को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, फिर यहाँ पे फिर ये ब्रैकेट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, देख लो भाई, ब्रैकेट अच्छे से बैलेंस्ड है ना। ये ब्रैकेट ओपन, ये क्लोज, यहाँ पे ये ओपन, ये क्लोज, ये ओपन, ये क्लोज, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ब्रैकेट बैलेंस्ड है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास ऑप्शन बन गया। हाँ जी, अब इसको मैं कैसे पढ़ूंगा भाई? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इफ इट इज लॉयन और टाइगर एंड इट इज हंग्री और थ्रेटन्ड,
देन इट विल अटैक। ठीक है, बिल्कुल वही सेंस आ रही है ना। मैं एक बार और बोलता हूँ, प्लीज उसको लिख लेना। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इफ इट इज लॉयन और टाइगर एंड इट इज हंग्री और थ्रेटन्ड, देन इट विल अटैक। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होगे। दिस इज सेकेंड वे। अच्छा, अब एक बात कॉमन सेंस से ये सोचो, P एंड Q इंप्लाइज R से हमने इसको रिप्रेजेंट करवाया, तो पक्की बात है Q एंड P इंप्लाइज R भी मैं बोल सकता हूं, है ना। Q एंड P इंप्लाइज R, तो प्लीज वो आप लिख लेना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, है ना। तो HX और TX इधर आ जाएगा, LX और TX इस तरफ आ जाएगा। इन दोनों को फ्लिप कर लेना भाई, क्योंकि एंड है ना, एंड इज कॉम्यूटेटिव, तो आप फ्लिप करके आप बोल सकते हैं, वो सब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, आप वो कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहीं से समझाता हूं। देखो भाई, P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कराया, तो Q एंड P इंप्लाइज R को मैं कैसे रिप्रेजेंट करा सकता हूं? आई थिंक आप समझ रहे होंगे, Q इंप्लाइज P इंप्लाइज R। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से अपने माइंड में घुसा लो। ठीक है, तो आप चेक करना चाहते हैं ना, तो आप चेक कर सकते हैं भाई, P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R और Q इंप्लाइज P इंप्लाइज R, ये दोनों एकदम इक्विवेलेंट हैं। देख रहे हो, मैं आराम से इस चीज को निकाल पा रहा हूं। ठीक है, कैसे निकाला समझ में आया? देखो भाई, P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R इज इक्वल टू व्हाट? P एंड Q इंप्लाइज R। तो मैं ऐसे भी बोल सकता कि P एंड Q इंप्लाइज R इज इक्वल टू दिस थिंग, है ना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव होता है ना इक्विवेलेंस। हाँ जी, तो P एंड Q इंप्लाइज R किसके इक्विवेलेंट है भाई? P इधर रखना है, इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, ऐसे बना लेना है इसको। तो अब P एंड Q इंप्लाइज R किसके इक्विवेलेंट है भाई? Q एंड P इंप्लाइज R के, है ना। तो Q एंड P इंप्लाइज R को मैं कैसे लिखूंगा भाई? Q इंप्लाइज P इंप्लाइज R, लाइक दिस। आई थिंक आप समझ गए होंगे, मैं बहुत टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। आप प्लीज अपने आप से इसको और इसको चेक कर सकते हैं, आंसर एकदम सेम आएगा। मतलब इन द सेंस बूलियन देवर में कन्वर्ट करके देखे ना, आपके पास एकदम सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल इक्वल आएंगे दोनों। मैं कर देता हूं, चलो फटाफट से। देखो भाई, P बार प्लस Q बार प्लस R, सीधा सीधा नजर आ रहा है ना। इसको कैसे खोलोगे भाई? Q बार प्लस R, और इसको कैसे खोलोगे? P बार प्लस Q बार प्लस R। इसको खोलो फटाफट से, Q बार प्लस, इसको कैसे करोगे? P बार प्लस R। देखो एकदम सेम है। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होगे, बिल्कुल इक्विवेलेंट है ये दोनों बातें। अब एक नया तरीका मेरे पास और आ जाएगा। तो नया तरीका क्या है भाई? आप इन दोनों को फ्लिप कर सकते हो। तो एक नया पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, तो हम Q और P को फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्टली ये कॉम्यूटेटिव है, आप ऐसे सोच सकते हैं। तो Q इंप्लाइज P इंप्लाइज R या P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R आर सेम। तो बस अब मैं इन दोनों को फ्लिप करके लिख देता हूं। हाँ जी, अगला वे क्या बन के आएगा? फॉर ऑल एक्स एच एक्स और टी एच एक्स इंप्लाइज एल एक्स और टी एक्स इंप्लाइज ए एक्स। ठीक है, ओके, तो ब्रैकेट्स में अच्छे से लगा लेता हूं। हाँ जी, तो यहां पे ये ब्रैकेट और आएगी। ठीक है ना, तो एच एक्स और टी एच एक्स इंप्लाइज, हाँ जी, तो P इंप्लाइज, ये Q इंप्लाइज R पे हमने ब्रैकेट ऐसे लगा रखी है, और LX और TX है, तो मैं इस पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें अच्छे से समझ में आए। क्योंकि इंप्लीकेशन से तो वैसे और अपने आप से हमें पता है कि और की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है इंप्लीकेशन से, बट फिर भी हमने ब्रैकेट लगा दी ताकि थोड़ा सा हमें समझने में अच्छा लगे और आसान भी लगे। ठीक है, चलिए ठीक है, अब मैं इसको पढ़ के दिखाता हूँ। मैं क्या बोलूंगा? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, if it is hungry or threatened, then if it is lion or tiger, then it will attack। तो आई थिंक आप समझ गए, बिल्कुल बेसिक सी बात है ना, बिल्कुल सेम टू सेम सेंस आ रही है। क्या कह रहा हूं मैं? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इफ इट इज हंग्री और थ्रेटन्ड, कोई भी यूनिवर्स में मैं कोई भी चीज पकड़ता हूं, अगर कोई भी चीज हमें लगता है कि वो हंग्री है या थ्रेटन्ड है, मतलब वो भूखा है या उसको हमने डराया हुआ है, हंग्री और थ्रेटन्ड, देन फिर दोबारा बोल रहा हूं, इफ इट इज लॉयन और टाइगर। अब हंगरी या थ्रेटन तक ठीक है, और उसके बाद में फिर आगे बोल रहा हूं कि अगर वो लॉयन या टाइगर में से कोई एक चीज निकली तो वो अटैक जरूर करेगी। आई थिंक आप समझ गए, मैं इससे ज्यादा और एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, दैट्स इट, दिस इज माय फाइनल आंसर। अच्छा जी, अब एक बात आपको ये चीज भी याद आ रही होगी, मैं यहीं से एक पॉइंट आपको और समझाना चाहता हूं। P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, ये इक्विवेलेंट नहीं होती P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R। आपको याद आ रहा है ना, मैंने आपको काफी बारी बताया भी था प्रोपोर्शनल लॉजिक के अंदर कि इंप्लीकेशन इज नॉट एसोसिएटिव। तो अगर मैं ब्रैकेट्स को इधर उधर करूं, तो आप मुझे बताना जरा आंसर क्या आएगा। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन में थोड़ी सी ब्रैकेट को इधर उधर कर देता हूं, मतलब इन द सेंस हमने पहले ये सॉल्व किया था, उसके बाद ये पूरा सॉल्व किया था। लेकिन अगर मैं ब्रैकेट्स इस स्टाइल से रखता, तो आप मुझे बताओ जरा क्या आंसर आता। ठीक है, हाँ जी, तो अब जरा मुझे समझाओ कि क्या आंसर आएगा।
ठीक है, ब्रैकेट्स का मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा अच्छे से। हाँ, तो एक ब्रैकेट मेरे को और लगानी पड़ेगी। ठीक है, फॉर ऑल एक्स, हाँ जी, तो एल एक्स और टी एक्स इम्प्लाइज एच एक्स और टी एच एक्स, तो ये ब्रैकेट के साथ मैच हो जाइए, ये तो इसके साथ होगी ना, हाँ जी, तो ये इसके साथ मैच होगी। ठीक है, और फिर फाइनली ये पूरी बड़ी ब्रैकेट हो गई। ठीक है, तो फिर इसकी मेरे ख्याल से हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रैकेट्स अपने मैच कर लेना, भी मैं इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे को थोड़ा देखने में प्रॉब्लम रहती है, मेरा आइज का नंबर भी बहुत ज्यादा है, तो मेरे को ये सब देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है, मेरे को ढंग से मतलब पढ़ा भी नहीं जाता बहुत अच्छे से, मेरे को टाइम बहुत लगता है चीजों को समझने में और करने में। ठीक है, चलो ठीक है, मैं इस चीज को हटाता हूँ। हाँ, और मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मेरे को ब्रैकेट्स ढंग से नजर ही नहीं आती, तो जब मेरे को नजर ही नहीं आती तो फिर मैं उसको मैच करने में तो बहुत टाइम लगा ही दूंगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलो आप प्लीज अपने आप से चेक कर लेना, थोड़ा सा इसके लिए सॉरी आपको, वो आप देखना है इसको अपने आप से। ठीक है, मैच हो रही है या नहीं, आप प्लीज अपने आप देख लेना। बस मेरा मेन काम ये है कि मेरे को इसको पी इंप्लाइज क्यू इंप्लाइज आर ऐसे बनाना है। ठीक है, तो देख लो भाई, ये चीज होगी इंप्लाइज दिस थिंग। हाँ, तो ये ब्रैकेट खुली है तो इसको भी तो बंद करना था ना। हाँ, ये बंद हो गई यहाँ पे। अच्छा जी, ये और ये मैच हो गई फाइनली, और फिर ये खुली है तो फिर इधर मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, बताओ भाई इसका क्या मतलब होगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक सिंपल वे बताता हूँ। इतनी जल्दी आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचे कि मैं इमीडिएटली आंसर कर दूं, मैं इमीडिएटली आंसर नहीं कर सकता। देखो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। पहले ना आप इस पार्ट को भूल जाओ, ठीक है, इंप्लाइज ए एक्स, इस वाले पार्ट को भूल जाओ। फिलहाल सिर्फ इतने पार्ट पे कंसंट्रेट करो फॉर ऑल एक्स के साथ। ठीक है, फॉर ऑल एक्स के साथ आप सिर्फ इतने पार्ट पे कंसंट्रेट करेंगे। तो अब इस चीज को हम कैसे सॉल्व करें, मैं पहले आपको वो भी सिखाता हूँ। देखो भाई, फॉर ऑल एक्स पी इंप्लाइज क्यू, अगर ऐसा होता था तो इसका मतलब क्या होता था। सॉरी, मैं प्रॉपर्ली लिखता हूँ, पी एक्स इंप्लाइज क्यू एक्स। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, पी एक्स इंप्लाइज क्यू एक्स। हाँ जी, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इंप्लाइज क्यू, इसका मतलब क्या होता था, फॉर एवरी एक्स इफ इट इज पी देन इट इज क्यू ऑल्सो। समझ में आ रहा है, फॉर एवरी एक्स इफ एक्स इज पी देन इट इज क्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो भाई, पी एक्स अंदर होगा और क्यू एक्स बाहर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे मैं बोलता था कि एवरी बाइसिकल इज रेड, एवरीथिंग इन द एवरी बाइसिकल इज रेड, तो इसका मतलब फॉर ऑल एक्स बी एक्स इंप्लाइज आर एक्स, है ना। तो मैं आपको वेन डायग्राम में कैसे समझाता था भाई, एवरी बाइसिकल इज रेड का मतलब क्या होता था कि जो भी बाइसिकल है वो रेड जरूर होएगी, तो बाइसिकल और उसके बाहर क्या होता था, रेड। ठीक है, ओके, तो हम इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं कि एवरी बी इज आर। समझ आ रहा ना, एवरी बी इज आर, तो एवरी बाइसिकल इज रेड, तो मतलब क्या हुआ, ऑब्वियस ही बात है, एवरी बी इज आर। यहाँ पे भी हम ये कहना चाह रहे हैं एवरी बी इज आर। तो अब यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा भाई, फॉर ऑल एक्स, अगर मैं इतने पार्ट पे कंसीडर करूं, उसको छोड़ दो, इसका मतलब एवरी लॉयन और टाइगर इज हंग्री और थ्रेटन। समझ आया, तो इस चीज को हम कैसे बोलेंगे, एवरी पी इज क्यू, है ना। जैसे हमने यहाँ पे बोला आपको, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इंप्लाइज क्यू एक्स, इसका मतलब क्या होता है, एवरी पी इज क्यू। तो इसका मतलब यहाँ पे लॉयन और टाइगर इंप्लाइज हंग्री और थ्रेटन्ड, इसका मतलब ये ऐसे, ये हो जाएगा हंग्री और थ्रेटन्ड का, और उसके अंदर ये हो जाएगा लॉयन और टाइगर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी दुनिया में जितने भी लॉयन और टाइगर हैं वो सारे के सारे हंग्री और थ्रेटन्ड हो जाए। आए समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, देख रहे हो कितनी अजीब सी बात है। जितने भी लॉयन और टाइगर हैं वो सारे के सारे हंग्री और थ्रेटन्ड हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, तो फिर अब अभी मैं इस चीज को लिखता हूं। ठीक है, तो पहले लिखता हूं फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो हमने क्या बोला है, एवरी लॉयन और टाइगर, लॉयन और टाइगर इज हंग्री और थ्रेटन्ड। ठीक है, इतना पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, एवरी लॉयन और टाइगर इज हंग्री और थ्रेटन्ड। आई थिंक आप समझ गए कि मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अच्छा जी, अब इंप्लाइज ए एक्स है, तो अब इस पूरे को पी मान लो, पी इंप्लाइज क्यू, तो पी इंप्लाइज क्यू को कैसे सॉल्व करते थे भाई, क्या करते थे हम, ये पी मैंने लिख लिया ना, तो इफ पी देन क्यू, तो क्यू क्या है भाई, अटैक, तो देन हम लिख लेते हैं अटैक विल हैपन। थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूं ताकि समझने में हमें आसानी है, देन अटैक विल हैपन। अब जरा इसको पढ़ना, इफ एवरी लॉयन और टाइगर इज हंग्री और थ्रेटन्ड देन अटैक विल हैपन। तो ये तो बिल्कुल ही अजीब सी सेंस निकल के आ रही है। इसका क्या मतलब है, दुनिया में जितने भी लॉयन और टाइगर हैं
अगर सारे के सारे हंग्री और थ्रेटन्ड किए जाएंगे तब अटैक होगा। लेकिन पहले मैंने क्या कहा था, दुनिया में कोई भी अगर लॉयन या टाइगर मैं पकड़ता हूं, अगर वो हंग्री या थ्रेटन्ड हुआ तो वो अटैक करेगा। कोई भी एक पकड़ लूं, उसको मैंने अगर वो अगर हंग्री या थ्रेटन्ड हुआ तो वो अटैक करेगा। समझ आ रहा है ना? लॉयन और टाइगर तो बहुत सारे होंगे इस यूनिवर्स में, तो जितने भी लॉयन और टाइगर आपको यूनिवर्स में नजर आते हैं, उसमें से अगर आपने किसी एक को भी पकड़ा और अगर मैंने उसको हंग्री या थ्रेटन्ड किया तो वो अटैक करेगा। ये मतलब था ना पहले सेंटेंस का, लॉयंस एंड टाइगर अटैक व्हेन हंग्री और थ्रेटन्ड। लेकिन इस सेंटेंस का क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, दुनिया के जितने भी लॉयन या टाइगर हैं, अगर सारे के सारे हंग्री या थ्रेटन्ड हुए तब अटैक होगा। तो बिल्कुल मीनिंगलेस सी बात है ना? तो इसलिए ये हमने यूज नहीं किया। तो समझ में आ रहा है ना आपको? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R इज नॉट इक्विवेलेंट टू P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R। मतलब ब्रैकेट्स का इधर उधर करने से सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो रहा है, तो पक्की बात हम समझ पा रहे हैं कि ये इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं थोड़ी सी डिटेल में गया हूं क्योंकि मेरे को ये चीजें आपको क्लियर करनी है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको ट्रांसलेशंस में परेशान करेंगी, इसलिए मैं इस पे स्ट्रेस दे दे के आपको आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो फाइनली मैं एक समरी में मैं बात बोलता हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए। मैसेज को हटा रहा हूं, ठीक है, मैसेज को हटाता हूं और अब मैं आपको समरी में पॉइंट में समझाता हूं। P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, इसका मतलब क्या होता है कि इफ P वर Q देन R विल हैपन। ये जनरल लिख लो भाई, ये चीजें आपको बहुत काम आएंगी ट्रांसलेशन में, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये। ठीक है, इफ P वर Q देन R विल हैपन, समझ आ गया ना? तो फॉर ऑल लगा होगा, तो इफ P वर Q देन R विल हैपन। अच्छा जी, इसका क्या मतलब होगा? P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, हम क्या कहेंगे? इफ P एंड Q हैपन देन R विल हैपन, देन R विल हैपन। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था ना, P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R क्या था भाई? P एंड Q इंप्लाइज R। हम सीधे सीधे क्या कह रहे हैं भाई? इफ P एंड Q हैपन देन R विल हैपन। और ये क्या मतलब होगा? इफ P वर Q, अगर P Q था तो R हैपन होगा। P Q था मतलब ये देखो, ये P और ये Q, अगर सारे के सारे P Q थे तो R हैपन होगा। तो आई थिंक समझ में आएगा होगा, मैंने शॉर्टकट में आप सिंपल सिंपल आपको लिख के दिखा दिया। अब किसी भी टाइप का इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनको बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस में लिखता हूं, उनको भी एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पी एक्स एक्सिस पर्पल, एम एक्स एम एक्सिस मशरूम, पी ओ एक्सिस एक्सिस पॉइजनस। पर्पल मशरूम्स आर पॉइजनस, हमें इसको इस सेंटेंस को लॉजिक में कन्वर्ट करना है। अच्छा भाई, अब एक बात ये देखो, पर्पल मशरूम्स तो आप समझ गए होगे फॉर ऑल आएगा, है ना? फॉर ऑल एक्स। डोमेन नहीं गिवन तो आप समझ लो पूरा यूनिवर्स है हमारे पास डोमेन, फॉर ऑल एक्स। हाँ जी, तो अब एक किस्म से हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर एक्स हमारा पर्पल है और मशरूम है तो वो डेंजरस है ना? तो हम क्या कहेंगे, वही बात है, हमें बड़े डोमेन से छोटे डोमेन में आना ना, तो इंप्लीकेशन आएगा ही आएगा। तो हम क्या कहेंगे भाई? पर्पल है और मशरूम है, तो इसका मतलब पर्पल है एंड मशरूम है। एंड लगा सकता हूं कि नहीं? पहली बात तो ये सोच लो, देखो भाई, दुनिया में हम कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम पकड़ेंगे तो वो पर्पल भी और मशरूम भी दोनों हो सकता है, इसलिए हमने एंड लगा दिया। अगर दोनों नहीं हो सकते तो हम उसको और से रिप्रेजेंट कराते हैं। पर्पल एक्स एंड एम एक्स इंप्लाइज पॉइजनस एक्स। पॉइजनस एक्स मतलब पीओ एक्स। ठीक, आई थिंक आप समझ गए मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये। अच्छा जी, अब वही चीज है, इसको ना हम कई और डिफरेंट वे से मैं इसको रिप्रेजेंट करा सकता हूँ। आपको याद आ रहा होगा, मैंने भी आपको बताया था P एंड Q इंप्लाइज R। अगर ऐसा है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करा सकते हैं भाई? P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R और Q इंप्लाइज P इंप्लाइज R। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, तो अब प्लीज उसी चीज को हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे? PX इंप्लाइज MX इंप्लाइज POX, ऐसे लिख सकते थे। और क्या वे होता है? MX इंप्लाइज PX इंप्लाइज POX, इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक है, ओके। और वो ये तो ट्रिवियल हो जाएगा कि हम ऐसे लिखें कि MX एंड PX, इनको फ्लिप करना तो बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, हम कर ही सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, आप पहले देख लो। मैं इसको क्या पढ़ूंगा? एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, इफ इट इज पर्पल एंड इट इज मशरूम देन इट इज पॉइजनस। ठीक है, वही चीज है ना, पर्पल मशरूम्स आर पॉइजनस। तो आई थिंक आप समझ गए, मैं इस टाइप से लिख सकता हूं। इसको कैसे पढ़ूंगा भाई? एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, इफ इट इज पर्पल, देन इफ इट इज मशरूम, देन इट इज पॉइजनस।
बात बराबर है, समझ रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूँ। प्लीज कोशिश करो उसको लिखने की, जितने अच्छे नोट्स बनाओगे तो उतना अच्छा आपका काम होगा, आपको कल को रिवाइज करने में आसानी रहेगी। नोट्स अच्छे नहीं बनाओगे तो वही बात, आप खुद ही फंस जाओगे, आपको याद नहीं आएगा। क्योंकि कई बार मैंने देखा स्टूडेंट्स को, वो क्या करते हैं कि जो वीडियो है उसको सुन लिया, बस उनका काम हो गया, क्वेश्चन कर लिए तो ठीक है, अभी कंसेप्ट हो गया, बट बात नहीं बनती ऐसे। कल को रिवाइज कहाँ से करोगे? सारे दोबारा वीडियोज देखोगे क्या? एक एक वीडियो एक एक घंटे का, तो क्या एक घंटा आप दोबारा लगाओगे? रिवाइज करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आपको नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। जो बातें मैं बोल रहा हूँ कोशिश करो आप प्लीज उनको नोट डाउन कर सको, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर ऑल एक्स एम एक्स इंप्लाइज पी एक्स इंप्लाइज क्यू एक्स, इसको क्या पढ़ोगे भाई? एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इफ इट इज ए मशरूम देन इफ इट इज पर्पल देन इट इज पॉइजनस। ठीक, आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीनों एकदम इक्विवेलेंट है, हम तीनों में से कोई भी वे यूज कर सकते थे, इट हार्डली मैटर्स टू मी, ठीक है। हो सकता है ना आप ये चीज आपके दिमाग में चल रही हो बट ऑप्शन ये आ जाए तो फिर आप खुद ही फंस जाएंगे, आपको याद नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। और आजकल एमएसक्यू तो वैसे ही आ रहे हैं, तो अगर मैं ऑप्शन बना दूं ये इसके कन्वर्जन के लिए ए बी और सी, ठीक है, और एक डी हम बोल देते हैं नन, तो तीनों पे टिक लगेगा भाई, ठीक है। एमएसक्यू है ना, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन है, तो तीनों पे ही टिक लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको हर एक तरीका देखना पड़ेगा और उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, ओके। तो वही बात है, थोड़ा सा गेट का लेवल बढ़ गया ना, क्योंकि मल्टी सिलेक्ट आ रहे हैं, तो इसलिए हमें चीजों को समझना पड़ेगा, ओके जी। अच्छा, अब वही चीज मैं एक बार आपको और कोशिश करता हूँ समझाने की। मैंने आपको जैसे बताया था कि P implies Q implies R, दिस इज नॉट सेम एज P implies Q implies R, ठीक है। मैंने अभी आपको प्रूव किया था थोड़ी देर पहले लॉयन और टाइगर वाले क्वेश्चन में। अच्छा जी, तो अब मैं यहां आपसे पूछता हूं, मैं इस चीज को थोड़ा सा लिखता हूं इस टाइप से, ठीक है। तो मैं ऐसे बना देता हूँ, ब्रैकेट्स हम ऐसे बना लेते हैं। अब आप जरा मुझे समझाओ, ठीक है, देखो ब्रैकेट्स मैच कर लो भाई, हाँ ठीक है ना, हाँ ओके। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ, क्या इसका क्या मीनिंग है? मतलब यू कैन से इस लॉजिक में जो हमने लिखा है लॉजिक फार्मूला, इसका क्या मीनिंग है? आप इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करके बताओ। तो वही चीज जैसे मैंने लॉयन टाइगर में समझाया था, फॉर ऑल एक्स है, इम्प्लीकेशन है, और उसके बाद एक और इम्प्लीकेशन है, तो आप इसको पहले छुपा दो और इसको बोलो। हम क्या बोलेंगे? अब मैं शॉर्टकट फटाफट से बोलूंगा, देखो P implies Q implies R को हम क्या कहते थे भाई? इफ P were Q then R will happen। तो क्या बोलूंगा मैं? इफ एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इफ एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज पर्पल देन इट मस्ट बी मशरूम देन इट मस्ट बी पॉइजनस। तो इसका मतलब क्या होगा? इफ एवरी पर्पल थिंग इन दिस यूनिवर्स इज मशरूम देन इट विल बी पॉइजनस, ठीक है। मैं लिख देता हूं, इफ every purple thing in this universe is mushroom then it will be poisonous। तो बिल्कुल मीनिंगलेस बात है ना भाई, तो बिल्कुल मीनिंगलेस बात है, समझ में आ रहा है ना? P implies Q, if every P were Q then R will happen, हम ये बात बोलते थे ना, तो वही चीज हम यहाँ कहेंगे कि for if everything in this universe, if every purple thing in this universe, क्योंकि px है ना, तो if every purple thing in this universe is mushroom, जो भी पर्पल थिंग आपको नजर आती है यूनिवर्स में, अगर वो मशरूम हुआ तब वो पॉइजनस होगा, नहीं तो पॉइजनस नहीं होगा। तो बिल्कुल बकवास बात है, इलॉजिकल बात है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बोलता तो, जैसे हम यहाँ पे आपसे पूछते, ठीक है, अब आप जरा मेरे को समझाओ, ये ब्रैकेट का फिर अब कोई मतलब नहीं है। हाँ जी बताओ भाई, इसका क्या मतलब होगा? तो हम क्या कहेंगे? इफ एवरी मशरूम इन दिस यूनिवर्स इज पर्पल देन इट विल बी पॉइजनस। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कोई मीनिंग नहीं बन रहा, ठीक है, क्योंकि रिवर्स आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ना, रिवर्स भी आते हैं, लॉजिक फॉर्मूला देके इंग्लिश पूछते हैं, इंग्लिश से लॉजिक फॉर्मूला पूछते हैं, तो लॉजिक फॉर्मूला गिवन है, आपको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? मैं लिख देता हूँ इस चीज को, देखो नीचे, इफ एवरी मशरूम, if every mushroom in this universe is purple, जितने भी मशरूम आप सोच सकते हो इस यूनिवर्स में सारे के सारे पर्पल हैं, then it will be poisonous, then it will be poisonous, ठीक है। तो बिल्कुल बकवास बात है, ये कोई लॉजिक नहीं बनता इस चीज का, ठीक है। ओके चलो ठीक है, आई थिंक मैंने आपको कन्वर्जन अच्छे से बता दी है। एक क्वेश्चन और है, मैं वो भी लिख लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है वो, और फिर उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डोमेन गिवन है, ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, आर एक्स है, एक्सिस रेड, बीओ एक्स है, एक्सिस बाउंसिंग, बी एक्स है, एक्सिस बॉल। पहला क्वेश्चन है, देयर इज अ रेड बाउंसिंग बॉल इन द रूम। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? देखो भाई, पहली बात तो कॉमन सेंस से यहाँ पे ये समझ लो, देयर इज आ रखा है, तो सीधी सी बात है देयर एग्जिस्ट एक्स आएगा,
ठीक है। और डोमेन क्या है, ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, ठीक है। और उसमें हम क्या कह रहे हैं, उन ऑब्जेक्ट्स में से हमें किन को पकड़ना है, रेड बाउंसिंग बॉल को पकड़ना है। तो पहली बात तो ये देखो बॉल, ठीक है। बॉल के लिए, बॉल कैसी है भाई, रेड है और बाउंसिंग है, इसका मतलब ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं बॉल के लिए। तो अब ये सेंटेंस की क्या खास बात है, इसमें एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ गया। अभी तक जितनी भी हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं उसमें सिर्फ एक एक एडजेक्टिव्स आते थे, बट यहाँ पे मैंने दो दो ऑब्जेक्टिव्स लगा दिए। तो आपको याद आ रहा होगा, एडजेक्टिव सीधा से हम लोग एंड से उसको रिप्रेजेंट कराते थे, तो चुपचाप से एंड से इनको रिप्रेजेंट करा दो भाई। रेड के लिए क्या है भाई, आर एक्स है, तो देयर एग्जिस्ट एक्स आर एक्स, एंड आगे क्या है भाई, बाउंसिंग, तो बी ओ एक्स, एंड बॉल के लिए क्या है भाई, बी एक्स, तो हम क्या बोल देंगे, बी एक्स, बस दैट्स इट, ठीक है। तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था ये, इसमें कोई ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं थी। बस मेन चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए थी कि बॉल के साथ हमने दो दो एडजेक्टिव्स लगा रखे हैं, तो जितने भी आप एडजेक्टिव्स लगाओगे उन सबको हम एंड से रिप्रेजेंट कराते थे लॉजिक में, तो हमने सीधा सीधा ऐसे लिख दिया। तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा भाई, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इन द रूम विच इज रेड बाउंसिंग एंड इट इज बॉल, ठीक है। तो और बहुत तरीके, अब देखो इसको लिखने के, आपको याद आ रहा होगा एंड है ना, एंड है तो इट इज कॉम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव, तो हम इनको किसी भी तरीके से फ्लिप कर सकते थे, जैसे इनको फ्लिप कर सकते थे या इनको फ्लिप कर सकते थे, एंड सॉन्ग। तो टोटल आप मुझे वेज बताओगे कितने बनेंगे, कॉम्बिनेटोरियल क्वेश्चन बन जाएगा भाई, 3 फैक्टोरियल वेज बनेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो भाई 3 चॉइसेस हैं, तो पहली चॉइस पे मैं आर एक्स भी भर सकता हूँ, बी एक्स भी भर सकता हूँ, बी एक्स भी भर सकता हूँ, तीनों में से कोई भी भर सकता हूँ, तो 3 चॉइस है। अब एक चॉइस यहाँ खत्म होगी तो फिर दूसरी जगह पे 2 चॉइस और लास्ट प्लेस पे 1 चॉइस, और क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो सीधी सी बात है 3 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल वेज से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। तो मैं लिखता हूँ, एक दो लिखता हूँ, फिर मैं उसको भी समझाता हूँ। जैसे हमने ऐसे लिख सकते थे, बी एक्स एंड बी ओ एक्स एंड आर एक्स, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इन द रूम विच इज बॉल एंड इट इज बाउंसिंग एंड इट इज रेड, ठीक है। तो हम बोल सकते थे कि देयर इज अ बॉल इन द रूम विच इज बाउंसिंग एंड रेड, ठीक है। या देयर इज अ बॉल इन द रूम विच इज रेड एंड बाउंसिंग, देख रहे हो, विच इज आ गया ना, विच इज मतलब क्या, एडजेक्टिव। और मैंने आपको बताया था विच इज जब भी आएगा या हु इज जब भी आएगा हम उसको एंड से रिप्रेजेंट कराते थे, तो यहाँ पे देखो एंड बैठा है, ठीक है। बहुत तरीके थे मेरे पास बोलने के, देयर इज अ बाउंसिंग थिंग इन द रूम विच इज बॉल एंड इट इज रेड, ठीक है। या देयर इज अ रेड थिंग इन द रूम विच इज बाउंसिंग एंड इट इज बॉल। बहुत तरीके हैं, जितने तरीके से आप बोलोगे उतने तरीके से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मैं इसको ज्यादा नहीं खींचता, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल वेज से मैं इसको लिख सकता था, मतलब टोटल 6 वेज थे मेरे को इस क्वेश्चन को आंसर करने के, मतलब इस इंग्लिश सेंटेंस को लॉजिक में लिखने के वी हैव 6 टोटल वेज, ठीक है। जो आपका मन करे आप लिख सकते हैं, और फिर उसको कंफर्टेबली हम बोल भी सकते थे, मतलब इंग्लिश में बैक कन्वर्ट करके भी देख सकते थे, हमारे पास आंसर वही आएगा, ठीक है। चलो एक एक मैं और करा देता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। तो बी एक्स एंड आर एक्स एंड बी ओ एक्स, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था कि देर इज अ रेड बॉल, मैं चलो ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको, आर एक्स एंड बी एक्स एंड बी एक्स। तो हम क्या कह सकते थे, देर इज अ रेड बॉल इन द रूम विच इज बाउंसिंग, ठीक है। विच इज वाली बात आ गई, तो वही बात है एंड आ गया था, ठीक है। बहुत तरीके हैं, मैं जितना बोलूं उतना कम है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलता, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ओके, तो फिलहाल हमने इसका आंसर कैसे किया, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी लिख लेना, देयर एग्जिस्ट एक्स बी एक्स एंड आर एक्स एंड बी ओ एक्स, ठीक है। दिस इज माय आंसर, और 3 फैक्टोरियल बेस से जैसे आपका मन करे आप लिख सकते थे, ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, एवरी रेड बॉल इन द रूम इज बाउंसिंग। अब वही बात है, एवरी एवरी आते हैं आप समझ आना, फॉर ऑल एक्स आएगा, ठीक है। अब डोमेन क्या है, ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास रूम के अंदर, ठीक है, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। अब हमने क्या पिक करने हैं भाई, अब सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं पिक करने, हमने क्या पिक करने हैं, रेड बॉल्स पिक करनी है। तो इसमें से एक छोटा सा डोमेन की हम बात करें, रेड बॉल्स, ठीक। और ये क्या है, हमारे रूम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स इन रूम, ठीक है। मैं रफली लिख रहा हूँ, बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं लिख रहा, आप समझ रहे होगे। ऑब्जेक्ट्स इन द रूम मैंने ये लिखा है और ये रेड बॉल्स लिखा है, हाँ जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, एवरी रेड बॉल इन द रूम इज बाउंसिंग, तो एवरी मतलब फॉर ऑल एक्स। अब बड़े डोमेन से छोटे डोमेन में आ रहे हैं, तो पक्की बात है इंप्लीकेशन आएगा, इंप्लीकेशन आएगा तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड सोचनी पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या लिखना होगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होगा जो हम छोटे डोमेन की बात करें, तो कौन से छोटे डोमेन की बात कर रहे हैं हम लोग, रेड बॉल्स की। तो वही बात है, हमें क्या लिखना पड़ेगा भाई, आर एक्स एंड बी एक्स, आर एक्स एंड बी एक्स, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, ये ब्रैकेट में बंद कर दिया ताकि थोड़ा सा हमें समझने में आसानी हो। वैसे तो आपको पता ही होगा, एंड पहले से होता है, इम्प्लीकेशन बाद में होता है, बट स्टिल
हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें समझने में, ठीक है। तो फॉर ऑल एक्स आर एक्स एंड बी एक्स, तो मतलब एवरी ऑब्जेक्ट इन द रूम विच इज रेड एंड इट इज अ बॉल, देन क्या होना चाहिए भाई, बाउंसिंग होना चाहिए, देन इट मस्ट बी बाउंसिंग, तो बी ओ एक्स, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल सा ये फॉर्मूला हमने बनाया है। ओके, तो फॉर ऑल एक्स आर एक्स एंड बी एक्स इंप्लाइज बी ओ एक्स। अच्छा जी, अब याद आ रहा होगा, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले वो कराया ना, पर्पल मशरूम्स आर पॉइजनस, बिल्कुल उसी टाइप से। तो आर एक्स एंड बी एक्स इंप्लाइज बी ओ एक्स बैठा है, तो वही बात है, प्रॉपर्टी से हम लोग इसको मल्टीपल वे से लिख सकते थे। तो और क्या तरीका होता है इसको लिखने का, फॉर ऑल एक्स आर एक्स इंप्लाइज बी एक्स इंप्लाइज बी ओ एक्स, ठीक है, लाइक दिस, इस टाइप से भी हम सोच सकते थे। या फिर हम बोल सकते थे फॉर ऑल एक्स बी एक्स इंप्लाइज आर एक्स इंप्लाइज बी ओ एक्स। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि चीजें आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा यहीं पे आपको कराता जा रहा हूं, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा बुक्स पढ़नी नहीं पड़ेंगी और ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। चलो, अब ये तीनों एकदम सेम है, तो इसका क्या मतलब हुआ, एवरीथिंग इन द रूम इफ इट इज रेड बॉल देन इट मस्ट बी बाउंसिंग, ठीक है। तो हम इसको सिंपली क्या कह सकते थे, एवरी रेड बॉल इन द रूम इज बाउंसिंग। अच्छा, इसको कैसे पढ़ेंगे, एवरी रेड थिंग इन द रूम इफ इट इज अ बॉल देन इट मस्ट बी बाउंसिंग, ठीक है। तो हम सिंपली क्या कहना चाह रहे हैं भाई, वही बात है, एवरी रेड बॉल इन द रूम इज बाउंसिंग, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे पढ़ेंगे, एवरी बॉल इन द रूम इफ इट इज रेड देन इट मस्ट बी बाउंसिंग, तो वही बात होगी, एवरी रेड बॉल इन द रूम इज बाउंसिंग, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, रीड करना आ रहा है ना। एवरी बॉल, देखो फॉर ऑल एक्स बी एक्स है, तो इसका मतलब एवरी बॉल, हर एक बॉल की मैं बात कर रहा हूं, एवरी बॉल इन द रूम, फिर इफ इट इज रेड देन इट मस्ट बी बाउंसिंग, ठीक है। ओके, और एवरी रेड थिंग इन द रूम इफ इट इज अ बॉल देन इट मस्ट बी बाउंसिंग, बस, ठीक है। तो वही बात आ जाएगी, एवरी रेड बॉल इन द रूम इज बाउंसिंग। आई थिंक आप समझ गए होंगे, मैं बहुत ज्यादा इसको नहीं खींचता, ठीक है। चलिए, अब ये होमवर्क है आपके लिए, मैं होमवर्क में आपको छोड़ देता हूं ये चीज, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूं, मैं बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा। ये आपको अपने आप से सोचना है भाई, इसका क्या मतलब आएगा, फॉर ऑल एक्स आर एक्स इंप्लाइज बी एक्स इंप्लाइज बी एक्स, ठीक है। वो चीज इसको छुपाएंगे हम, पहले से इसको सॉल्व करेंगे। एवरी रेड थिंग मैं नहीं बोलता भाई, प्लीज, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। मैं बहुत बोलूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप प्लीज इसका अपने आप से ट्रांसलेशन करके देखना, ठीक है। ओके, और आप हो सके तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना इसका आंसर, मैं आपको बता दूंगा कि वो ठीक है या नहीं, ठीक। ओके, चलो ठीक है, मैं इसको हटाता हूं, अब हम आते हैं आगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज ओवर, हमने मल्टीपल वे से आपको दिखा दिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे वेज आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन सारे हैं। एक भी वे आपको समझ नहीं आया अच्छे से और वो ऑप्शन में आ गया, आपने उसको ठीक नहीं किया, तो आपको नंबर 0 मिलेंगे। पता है ना, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन में अगर 3 ऑप्शन ठीक है, आपने 2 पे टिक लगाया, 1 पे लगाना भूल गए, तो आपको नंबर 0 मिलेंगे। पार्शियल मार्किंग नहीं होती एमएसक्यू में, ठीक है। इसलिए मैं आपको हर एक वे दिखा रहा हूँ और टाइम लगा रहा हूँ काफी आपको समझाने में, ठीक है। नेक्स्ट है, एवरी बाउंसिंग बॉल इन द रूम इज रेड, एवरी बाउंसिंग बॉल इन द रूम इज रेड, तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, एवरी, तो फॉर ऑल एक्स एवरी। अच्छा जी, अब वही बात आएगा, इंप्लीकेशन आएगी, है ना, क्योंकि हम पूरे बड़े डोमेन से छोटे डोमेन में आ रहे हैं। कौन सा छोटा डोमेन है भाई हमारा, बाउंसिंग बॉल। तो पहले क्या था, छोटा डोमेन रेड बॉल, अब हमारे पास क्या है भाई, बाउंसिंग बॉल। तो हम क्या बोलेंगे भाई, बी ओ एक्स एंड बी एक्स, ठीक है। तो अगर विजुअल नहीं है तो मैं ऐसे लिखता हूँ, प्रॉपरली लिखता हूँ, बी ओ एक्स एंड बी एक्स इंप्लाइज, इंप्लाइज क्या, रेड, इंप्लाइज आर एक्स, ठीक है। ओके, तो दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। अब वही बात है, मैं इसको ज्यादा नहीं खींचता, आप इसको अपने आप से बाकी वेज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, एक बात ये भी समझ लो आप, क्वेश्चन 2 और 3 दोनों डिफरेंट है भाई। ये क्या कह रहा है, एवरी रेड बॉल इन द रूम इज बाउंसिंग, मतलब क्या है, जो भी रेड बॉल नजर आती है आपको रूम के अंदर, वो बाउंस कर रही होगी। ये क्या कह रहा है, एवरी बाउंसिंग बॉल इन द रूम इज रेड। ये सब भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं खींचता इसको, है ना, याद आ रहा होगा ना, एवरी बाइसिकल इन द रूम इज रेड, या एवरी रेड थिंग इन द रूम इज बाइसिकल, है ना। तो वो सब चीजें मैं आपको पहले बार बता चुका हूँ बहुत बारी, तो ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट नहीं है भाई, ठीक है। ओके, तो अब मैं यहीं पे आपसे, चलो ऐसे पूछता हूँ, मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो चीजों में, आपको ये ना लगे कि रिपीटेशन हो रही है। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ, इसके हिसाब से, क्या मेरे पास ब्लू बाउंसिंग बॉल हो सकती है, ब्लू बाउंसिंग बॉल हो सकती है। अगर आप इसका आंसर कर पा रहे हैं तो आप समझ जाना, आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर है। बताओ भाई, एवरी रेड बॉल इन द रूम इज बाउंसिंग, तो क्या कोई ब्लू बाउंसिंग बॉल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई। मैंने सिंपली ये कहा है कि जो भी रेड बॉल होगी वो बाउंस करेगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो भी बाउंस कर रहा है वो भी रेड होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ब्लू बाउंसिंग बॉल मेरे पास हो सकती है। और ये क्या कह रहा है भाई, एवरी बाउंसिंग बॉल इन द रूम इज रेड, हर एक बाउंसिंग बॉल रेड होगी, तो यहाँ पे ब्लू बाउंसिंग बॉल आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। चलो ठीक है, मैं बहुत ज्यादा नहीं खींचता, आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ।
ठीक है, तो मतलब मेन बात है कि ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट सेंटेंस पे आओ। ये बड़ा अच्छा है सेंटेंस है भाई, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है? फॉर ऑल एक्स आर एक्स एंड बी ओ एक्स एंड बी एक्स, इसका क्या मतलब हुआ भाई? एवरीथिंग, फॉर ऑल एक्स है ना, एवरीथिंग इन द रूम इज रेड एंड बाउंसिंग एंड बॉल, तो समझ गए होगे, एवरीथिंग इन द रूम इज रेड बाउंसिंग बॉल। समझ रहे हो? ये क्या कह रहा है? देयर इज अ रेड बाउंसिंग बॉल इन द रूम, मतलब रूम के अंदर कोई ना कोई एक बॉल है जो कि बाउंस कर रही है और वो रेड है। और ये क्या कह रहा है भाई? एवरीथिंग इन द रूम इज रेड एंड बाउंसिंग एंड बॉल, मतलब एवरीथिंग इन द रूम इज रेड बाउंसिंग बॉल। ठीक है, रेड बाउंसिंग बॉल, एवरीथिंग इन द रूम इज रेड बाउंसिंग बॉल। इसका मतलब हमारा जो रूम है उसके अंदर सारा कुछ ही रेड बाउंसिंग बॉल है। इसका मतलब हमारा रूम जो है वो भरा हुआ है रेड बाउंसिंग बॉल से, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो सारी बॉल्स ही बॉल्स हैं, वो सारी बाउंसिंग करती जा रही हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो वही बात है ना, देख रहे हो, फॉर ऑल के साथ एंड भी आ सकता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। थोड़ा थोड़ा मीनिंगफुल बन जाते हैं सेंटेंसेस कई बारी, यहाँ पे भी मीनिंगफुल बन रहा है, तो जरूरी नहीं होता कि फॉर ऑल के साथ हमेशा इंप्लीकेशन ही आएगा, फॉर ऑल के साथ एंड भी कई बार मीनिंगफुल हो जाता है। ये रहा हमारे पास वो क्वेश्चन एग्जाम्पल। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, दैट्स इट। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो वही चीज है ना, देखो जैसे मैंने वहां बोला था आपको कि ये चीज, ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है ना, एवरीथिंग इन द रूम इज रेड बाउंसिंग बॉल, और ये क्या कह रहा है भाई? एवरी रेड बॉल इन द रूम इज बाउंसिंग, और ये क्या कह रहा है भाई? एवरी बाउंसिंग बॉल इन द रूम इज रेड। ये तीनों सेंटेंस अलग अलग हैं। ठीक है, ये तीनों इक्विवेलेंट नहीं है, तीनों सेंटेंसेस एकदम अलग अलग हैं। प्लीज इसको अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लो और अपने हिसाब से एग्जांपल ले लेके करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। ये सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ये क्या कह रहा है? सारा कुछ ही रूम के अंदर रेड है, बाउंसिंग है और वो बॉल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस मेरे को ब्लू बाउंसिंग बॉल अलाउ नहीं करता। ठीक है, सिमिलरली सेकंड थिंग भी देखो, ये तो क्वेश्चन 3 था, क्या कह रहा था भाई? एवरी बाउंसिंग बॉल इन द रूम इज रेड, तो ब्लू बाउंसिंग बॉल ये थर्ड भी अलाउ नहीं करता, फोर्थ भी अलाउ नहीं करता, बट सेकंड अलाउ करता है। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होगे, मैं बहुत ज्यादा नहीं खींचता इसको। दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। ठीक है, तो पार्ट 3, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा पार्ट 3 होगा, तो पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन ट्रांसलेशन पार्ट 2, ये वीडियो हमारा कंप्लीट है। पार्ट 3 में अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा आपको। ठीक है, वो थोड़े से और टफ होंगे इससे। ओके, थैंक यू।